हेलो देयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने, और आज मैं लेकर आया हूं एक और आप लोगों का एडिशनल टॉपिक। और ये वाला एडिशनल टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसमें, सब टॉपिक्स हैं इसमें। और ये वाला टॉपिक आने वाला है आपके एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस के। और जैसे कि आप लोग देख रहे हो पीछे, हम लोगों को मोदी जी की फोटो दिख रही है ना, हम लोगों को व्लादिमीर पुतिन की फोटो दिख रही है। मतलब इनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ इस टॉपिक में आने वाला है। प्लस हमारे पास आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रिक्स के बारे में, रशिया के बारे में, इंडिया के बारे में, इजराइल के बारे में, जो कि कनेक्टेड है, जो कि एडिशनल टॉपिक है हमारे इस वाले चैप्टर में, जिसका नाम है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, और ये कराऊंगा आपको मैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप सबका स्वागत करता हूं मैं ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पर। और अगर अभी तक आप लोगों ने ह्यूमैनिटीज अड्डा को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और नोटिफिकेशन वाली घंटी भी बजा दीजिए ताकि आपको सारे के सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हमारा आज का टॉपिक। तो हमारा एक बार फिर से ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पर आप सबका स्वागत है। आइए जल्दी से देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या रहने वाला है। तो सबसे पहला टॉपिक जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है ब्रिक्स। ब्रिक्स, ठीक है। तो ब्रिक्स के बारे में हमारी किताब जो है बहुत खामोश है, लेकिन हमारे सीबीएसई का नोटिफिकेशन खामोश नहीं है। सीबीएसई के नोटिफिकेशन ने ही ये सारी की सारी चीजें प्रोवाइड करी है जो कि आज मैं आपको समझाने वाला हूं। तो ब्रिक्स के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास, आइए जल्दी जल्दी से देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहली चीज, ब्रिक्स, द टर्म ब्रिक्स रेफर्स टू, ठीक है। तो ये बता रहा है कि ब्रिक्स में ये 5 जने हैं। कौन कौन 5 जने हैं वो भी देखेंगे अपन। तो सबसे पहली चीज बोल रहा है द टर्म ब्रिक्स रेफर्स टू ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका रिस्पेक्टिवली। तो ये क्या कह रहा है कि इसमें कौन कौन जने, इसमें 5 कंट्रीज है। कौन से इसमें है ब्राजील, इसमें है रशिया, इसमें है इंडिया, इसमें है चाइना और इसमें है साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स बनता है इन सब 5 कंट्रीज के पहले अल्फाबेट से या पहले लेटर से, है ना। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है। आई क्या हो रहा है, ब्रिक। अब देखो इसमें एस नहीं है, तो ये कह रहा है ब्रिक वाज फाउंडेड इन 2006 इन रशिया। तो रशिया में फाउंड किया गया था किसको, ब्रिक्स को या ब्रिक को। और ब्रिक में पहले 4 ही कंट्रीज थी जो कि थी ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। कोई दिक्कत। आगे क्या बोल रहा है ये, ब्रिक टर्न इनटू ब्रिक्स। अब ब्रिक जो है वो ब्रिक्स कब बना, तो ब्रिक्स बनेगा 2009 में। तो बोल रहा है ब्रिक टर्न इनटू ब्रिक्स आफ्टर द इंक्लूजन ऑफ साउथ अफ्रीका इन इट्स फर्स्ट मीटिंग इन द ईयर 2009। अब हुआ क्या था, ब्रिक जो था, ब्रिक BRIC, वो तो बन गया था कब, 2006 में, लेकिन इसको ब्रिक्स बनते बनते बन गया 2009। और ब्रिक्स की पहली मीटिंग हुई है कहां पर, रशिया में। ब्रिक्स की पहली मीटिंग फर्स्ट मीटिंग हुई है कहां पर, पहली मीटिंग ही हुई है रशिया में। और यहाँ पर एक नया मेंबर हमारे पास ऐड होता है, पहली बार इसकी मीटिंग हो रही है, और वो मीटिंग हो रही है कहाँ पर, रशिया में हो रही है। और एक नया मेंबर जो हमारे पास ऐड होता है वो है साउथ अफ्रीका। इसका मतलब 2006 तक, हमारे 2008 तक या 2009 के स्टार्टिंग तक हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4 कंट्रीज थी ब्रिक। लेकिन 2009 में एक नया बंदा ऐड हो गया और इसको बना दिया ब्रिक से ब्रिक्स। कोई दिक्कत है, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या बता रही है हमें, द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्रिक्स आर प्राइमरीली टू कोऑपरेट एंड डिस्ट्रीब्यूट म्यूचुअल इकोनॉमिक बेनिफिट्स अमंग इट्स मेंबर्स बिसाइड्स नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल पॉलिसीज ऑफ ईच नेशन एंड म्यूचुअल इक्वलिटी। तो देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सिंपल सी चीज है, देखिए भैया, तुम भी बड़ी इकोनॉमी हो, हम भी बड़ी इकोनॉमी है, ठीक है। म्यूचुअल बेनिफिट के लिए खेलेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दोनों के पांचों कंट्रीज आपस में रिलेशंस बहुत अच्छे रखेंगे, आपस में एक दूसरे की हेल्प करेंगे, आपस में एक दूसरे का एड करेंगे, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़, कोई भी कंट्री किसी दूसरी कंट्री के इंटरनल अफेयर्स में नहीं घुसेगा। इंटरनल अफेयर्स का मतलब क्या, इंटरनल अफेयर्स जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर कुछ हो रहा है, कश्मीर का इशू है, ठीक है। तो कश्मीर के इशू पे हमें क्या करना चाहिए ये तुम लोग नहीं बताओगे, ये हमारी गवर्नमेंट डिसाइड कर लेगी। हमारा सिर्फ क्या है, इकोनॉमिक बेसिस पे फ्रेंडशिप चल रही है ना। तुम्हारी भी इकोनॉमी अच्छी है, हमारी भी इकोनॉमी अच्छी है, तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन बना रहे, ठीक है। उसके लिए हम लोगों ने बनाया था ब्रिक्स, ठीक है। और क्या बोल रहा है, म्यूचुअल इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलता रहे हम लोगों को, कोऑपरेशन बना रहे, ठीक है। और इंटरनल पॉलिसीज में घुसना नहीं है, और म्यूचुअल इक्वालिटी रहे। ऐसा ना हो कि ब्रिक्स में एक कंट्री क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सब कंट्रीज का बराबर का मर्तबा, बराबर का क्या होना चाहिए, लेवल होना चाहिए, ठीक है। तो ये था ब्रिक्स के बारे में। आगे देखते हैं और क्या बता रहा है। ये हमारे पास पांच क्या है कंट्रीज के
हेड है, गवर्नमेंट हेड है। तो इसमें से काफ़ी लोगों को जानते हो आप, साइरिल रामाफोसा को जानते होंगे आप, मोदी जी तो है, जी जिनपिंग है, व्लादिमीर पुतिन है, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग देख ली। जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट कौन है। तो ये क्या बोला, द 11th कॉन्फ्रेंस ऑफ द ब्रिक्स वॉज कंडक्टेड इन ब्राजील 2019। ठीक है, तो 11th कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई थी इसकी, ब्रिक्स की 11th कॉन्फ्रेंस हुई थी ब्राजील, है ना। ब्राजील ब्रिक्स में सबसे पहले बी आता है, तो वही वाला ब्राजील है। तो ये बोल रहा है कि ब्राजील जो है यहां पर हुई थी क्या, ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस 2019 में चेयर्ड बाय ब्राजीलियन प्रेसिडेंट जैर बोल्सोनारो। ठीक है, तो ब्राजीलियन प्रेसिडेंट है जिनका नाम है जैर बोल्सोनारो, और जैर बोल्सोनारो जो है इन्होंने क्या करा था, इन्होंने लीड करा था या चेयर करी थी इस वाले किसको, ब्रिक्स की समिट को या मीटिंग को। ठीक है, दूसरी चीज यहां तक ये हमारे पास पीडीएफ में प्रोवाइडेड है, लेकिन एक्स्ट्रा चीज मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को पता रहे। 12th मीटिंग कहां पर हुई थी, 11th तो देख लिया हम लोगों ने ब्राजील में हुई थी, 12th हुई थी रशिया में, 13th मीटिंग हुई थी इंडिया में, 14th मीटिंग हुई थी चाइना में, और 15th मीटिंग इस साल होने वाली है 2023 में, कहां पर, साउथ अफ्रीका में। कोविड के टाइम पीरियड में ये वर्चुअल मीटिंग हुई थी, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। ठीक है, ये है जैर बोल्सोनारो, है ना। साइरिल रामाफोसा को तो आप जानते ही होंगे, व्लादिमीर पुतिन, नरेंद्र मोदी और जी जिनपिंग। ठीक है, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें ब्रिक्स के बारे में पता लग गई है। आइए बिना टाइम वेस्ट करे देखते हैं कि नेक्स्ट हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। आई होप कि ब्रिक्स के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नहीं है, हमारे पास टॉपिक है, और उस टॉपिक का नाम है रशिया। तो रशिया हमें पता है कि एक सुपर पावर है, एक बहुत ही स्ट्रांग कंट्री है। तो रशिया के बारे में कि रशिया न्यू सेंटर ऑफ पावर कैसा बनता जा रहा है, और इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन हमें पता चलती है, और क्या पेपर में पूछा जाना है वो देख लेते हैं जल्दी से। तो ये बोल रहे हैं रशिया के बारे में कि रशिया हैज बीन द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फॉर्मर सोवियत यूनियन इवन बिफोर इट्स डिसइंटीग्रेशन। ये कह रहा है कि सोवियत यूनियन बहुत बड़ा था, सोवियत यूनियन, है ना, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर बहुत बड़ा था, है ना। रशिया के अलावा 14 कंट्रीज और थी इसमें। ये कह रहा है कि तब भी रशिया जो था सोवियत यूनियन का सबसे बड़ा पार्ट था, और सोवियत यूनियन टूटने के बाद रशिया ही वो बंदा है जो इसका सक्सेसर बन के निकलता है, जो उत्तराधिकारी बन के निकलता है किसका, यूएसएसआर का, और यूएसएसआर की पॉलिसीज को ही ये चलाएगा आगे चल के भी ये सोशलिस्ट ही रहेगा। ठीक है, तो देखिए ये हमें मैप दिख रहा है बहुत बड़ा सा। तो ये पूरा के पूरा क्या था, ये पूरा के पूरा था हमारे पास क्या, यूएसएसआर। और यूएसएसआर में हमें दिख रहा है कि सबसे बड़ा पार्ट जो रेड कलर का है वो क्या है, रशिया। ठीक है, तो रशिया जो था तब भी बहुत बड़ा पार्ट था, आज भी बड़ा पार्ट है ना। वन ऑफ द क्या, लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एरिया वाइज रशिया है ना, पता है ना हमें। आई क्या बोल रहा है, आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द सोवियत यूनियन इन द लेट 1980s एंड द अर्ली 1990s रशिया इमर्ज्ड एज द स्ट्रॉन्ग सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर। तो ये क्या बोल रहा है कि जब 1980s के बाद, 1980s के शुरुआत से और लेट में, मतलब 1989 के आसपास, 88-89 के आसपास हम लोगों को पता चलता है कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है, यूएसएसआर टूटना स्टार्ट होता है। ये पूरा की पूरा जो यूएसएसआर है इसमें से कंट्रीज अलग होनी स्टार्ट हो जाती है, यूक्रेन अलग हो जाता है, मोल्डोवा अलग हो जाता है, बेलारूस अलग हो जाता है, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, सारे के सारे, जॉर्जिया, आर्मेनिया, सब टूट के नई इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन जाती है। लेकिन रशिया जो है, रशिया ये क्या करता है, ये सक्सेसर बनता है, उत्तराधिकारी बनता है किसका, यूएसएसआर का, सोवियत यूनियन का। और ये अब सारी की सारी भागदौड़ संभालेगा और ये बोलेगा कि भैया मैं हूँ सबसे स्ट्रांग कंट्री, मैं हूँ सुपर पावर, और मैं हूँ किसका बेटा, यूएसएसआर का। आ रहा है नहीं आ रहा समझ, ठीक है। तो यही बता रहा है हमें ये क्या सारी इंफॉर्मेशन। आगे बोल रहा है रशियाज जीडीपी इज करंटली 11th इन द वर्ल्ड। तो रशिया की करेंसी जो है या रशिया की जीडीपी जो है, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट जो है, वो कितना है, पूरे के पूरे वर्ल्ड में 11th रैंक पे आता है। मतलब पैसा एकदम झकास टाइप का है लोगों के पास, ठीक है। और व्लादिमीर पुतिन यहाँ के क्या है, प्रेसिडेंट है। तो ये वाली सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है। आइए और देखते हैं कि और क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये रशिया के बारे में। तो रशिया के बारे में और ये चीज़ बता रहा है हमें कि रशिया हैज़ रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स के रिजर्व्स है इसके पास, नेचुरल रिसोर्सेज है एंड गैसेज दैट मेक इट अ पावरफुल कंट्री इन द ग्लोबल वर्ल्ड। अब देखिए, जिसके पास पेट्रोलियम हो, जिसके पास गोल्ड हो, जिसके पास सिल्वर हो, जिसके पास प्लैटिनियम हो, जिसके पास रिजर्व्स हो, गैसेज हो, नेचुरल गैसेज हो, तो वो अपने आप क्या हो जानती है, इकोनॉमिकली पावरफुल हो जाती है। और रशिया के पास काफ़ी सारी ऐसी रिसोर्सेज है, क्या बता रही है, रशिया के पास मिनरल्स है, नेचुरल रिसोर्सेज है, गैसेज है, जिसकी वजह से ये एक क्या पावरफुल कंट्री बनती है आज के ग्लोबल वर्ल्ड में। आ रहा है नहीं आ रहा समझ में, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या बता रहा है, इन एडिशन रशिया इज अ न्यूक्लियर स्टेट विथ अ ह्यूज स्टॉक ऑफ सोफिस्टिकेटेड वेपन्स। तो ये क्या बोल रहा है, रशिया
एक न्यूक्लियर स्टेट है, और न्यूक्लियर पावर तो ये पहले से ही था, है ना। जब यूएसए का और इसके बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था, दोनों क्या कर रहे थे, एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे वेपन्स में कि कौन कौन ज़्यादा तगड़ा वेपन बनाएगा, है ना। पहले यूएसए बना देता था, फिर रशिया बना देता था, ठीक है। तो इन दोनों की टक्कर तो चली रही है। तो ये क्या बोल रहा है कि रशिया के पास बहुत अच्छे लेवल पर क्या है, न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर वेपन्स है, और इसके पास अच्छे से स्टॉक करके रखे हुए ये वेपन्स। आगे क्या बोल रहा है, रशिया इज ऑल्सो अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल कॉल्ड P5। हम सबको पता है कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल जो है, जिसको हम लोग UNSC कहते हैं, UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें 5 परमानेंट और 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, ठीक है। टोटल 15 जने होते हैं। अरे बोलो भैया, ठीक है। तो ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स है, जिनका यहाँ पे हमें फोटो दिख रहा है, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और क्या, यूएस, ठीक है। तो ये 5 कंट्रीज में से एक कंट्री कौन है, रशिया भी है, और रशिया जो है उसके पास वो सुपर पावर भी है, रशिया के पास इसी वजह से वीटो पावर भी है, और यही इसको बनाता है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग। तो रशिया भी एक न्यू सेंटर ऑफ पावर है हमारे इस दुनिया में। समझ में आ रहा है नहीं यार, ठीक है। कोई दिक्कत है रशिया के बारे में, अगर कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, और मैं उस कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा, या फिर उसको समझाने के लिए एक ज़रूर वीडियो दूसरी बना के लाऊंगा। आइए देखते हैं आगे कि हमारे पास नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट ये बात कर रहा है, ये देखिए रशिया के कुछ टैंक्स वगैरह दिखाए गए हैं, है ना, टैंक्स वगैरह वगैरह वगैरह, रशिया की कुछ गन्स वगैरह दिखाई गई है, कुछ एम्यूनेशंस वगैरह दिखाए गए हैं। तो रशिया जो है बहुत स्ट्रांग है, और यूक्रेन और रशिया की वॉर में हम सबको पता है कि अपर हैंड किसका है ना, ऑफ कोर्स किसका है, रशिया का है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास हमारा अपना भारत, इंडिया, ठीक है, हिंदुस्तान। तो देखते हैं इंडिया के बारे में क्या बता रहा है ये। और मैंने जानबूझकर ना लड़कियों की फोटो दिखा दी है, क्योंकि कई बार वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ऐसा बताया जाता है कि इंडिया की लड़कियों को दबाया जाता है ना, इंडिया की लड़की जो है आर्मियों में नहीं है, ऐसा है वैसा है वैसा है वैसा। लेकिन ये देखो वीमेन एम्पावरमेंट इंडिया का दिख रहा है क्या, ठीक है। तो इंडियन आर्मी की ये क्या है, लेडीज़ है, और ये बहुत स्ट्रांग है, और पीछे इंडिया की पावर भी दिख रही है ना। ये जो फाइटर प्लेन हमें पीछे दिख रहा है, इससे हमें पता लग रहा है कि इंडिया जो है सिर्फ मेन से पावरफुल नहीं है ना, विमेन से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आइए देखते हैं इंडिया के बारे में। द 21st सेंचुरी इंडिया इज बीइंग सीन एज एन इंपॉर्टेंट इमर्जिंग ग्लोबल पावर। तो 21st सेंचुरी का, 21वीं शताब्दी का ये जो इंडिया है, इसको देखा जा रहा है कि ये एक इमर्जिंग न्यू सेंटर ऑफ पावर है, ठीक है। इसके पास पॉपुलेशन है, इसके पास रिसोर्सेज है, इसके पास स्किल्ड लेबर है, इसके पास चीप लेबर है, इसके पास हर वो चीज़ है, प्लस डायोस्पोरा है बहुत ज़्यादा। एक ऐसी पॉपुलेशन है जो कि दुनिया के हर कंट्री में आपको मिल जाएगी, ठीक है। और इसी वजह से रिम्यूनरेशन, बाहर से भी पैसा इंडिया में बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या बता रहा है, देखो, द वर्ल्ड इज एक्सपीरियंसिंग द पावर एंड राइज ऑफ इंडिया इन अ मल्टी डायमेंशनल वे। तो ये बोल रहा है कि पूरी की पूरी दुनिया क्या देख रही है, इंडिया को देख रही है एज अ मल्टी डायमेंशनल पावर। अलग अलग फील्ड में इंडिया जो है वो स्ट्रांग होता जा रहा है ना। जैसे हम लोगों ने देखा कि रिसेंटली यूट्यूब के CEO भी कौन बने, नील मोहन जी बने, है ना। सुंदर पिचाई जी किसी और के CEO है, ठीक है। सत्या नडेला जी किसी और के CEO है, ठीक है। तो हमें क्या पता लग रहा है कि इंडियंस एक तरीके से वर्चुअली रूल करना स्टार्ट कर चुके हैं, किसके ऊपर, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के ऊपर। और इसी वजह से हमारा एडिशनल टॉपिक है इंडिया, जो कि एक न्यू सेंटर ऑफ पावर बनता जा रहा है। आगे क्या बोल रहा है, द इकोनॉमिक कल्चरल स्ट्रैटेजिक पोजीशन ऑफ द कंट्री विथ अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 135 करोड़ इज वेरी स्ट्रांग। तो ये बोल रहा है कि 135 करोड़ से भी ज़्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं, और रिसेंटली जो रिपोर्ट आई थी उससे हमें पता चलता है कि 142 करोड़ से, और इंडिया मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड भी बन चुका है। लेकिन सेंसस के लिए अभी भी हम लोग क्या कर रहे हैं, रुके हुए हैं कि सेंसस जब आएगा तब हम बताएंगे कि एग्जैक्ट फिगर क्या है। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि 135 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं, और फिर भी इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, कल्चरली स्ट्रांग है, स्ट्रैटेजिक पोजीशन हमारी स्ट्रांग है, और यही इंडिया को बनाती है एक न्यू सेंटर ऑफ पावर वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। आइए आगे देखते हैं क्या है हमारे पास। तो नेक्स्ट इंडिया के बारे में ये क्या बता रहा है, ये बोल रहा है फ्रॉम एन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव टारगेटिंग द गोल ऑफ $5 trillion economy, a competitive huge market, an ancient inclusive culture with 200 million people of Indian diaspora spreading across the globe impart distinct meaning and salience to India as a new center of power in the 21st century। अब ये बोल रहा है कि इंडिया जो है वो न्यू सेंटर ऑफ पावर की तरह क्यों देखा जा रहा है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से हम लोगों ने टारगेट सेट करा है कि इंडिया कितना अपना इकोनॉमी रेज करेगा। हम लोगों ने अपना टारगेट रखा है कि हमें अपनी इकोनॉमी $5 ट्रिलियन का टारगेट रखना है, ठीक है। तो इंडिया का जो अभी इकोनॉमी चल रहा है वो लगभग 2.5
$2 ट्रिलियन के आसपास चल रहा है, लेकिन टारगेट क्या है हमारा, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है हम लोगों को। तो पहली चीज़ ये क्या, दूर की फार साइटेडनेस है हमारे पास, है ना, दूर की नज़र है हम लोगों की। तो आगे का देखते हैं, आगे हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि हम लोगों को कैसे पावर बन रहा है। दूसरी चीज़, हमारे पास एक बहुत बड़ी मार्केट है जिसकी वजह से लोग, है ना, क्योंकि लोग ही इतने हैं हमारे पास, बहुत बड़ी मार्केट होने का मतलब क्या है, लोग यहाँ पर इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगा वहाँ पर इकोनॉमी वैसे भी ग्रो करेगी, और जो इकोनॉमिकली ग्रो होता है वो पॉलिटिकली भी ग्रो होता है, सोशली भी ग्रो होता है, और कल्चरली भी ग्रो होता है। नेक्स्ट चीज़ क्या बता रही है, एन एंशिएंट इंक्लूसिव कल्चर, है ना, एक हमारे पास एक एंशिएंट कल्चर है ना, बहुत पुराने टाइम पीरियड से चलता आ रहा कल्चर है हमारे पास, और इंडियन कल्चर को पूरी दुनिया बहुत ही इज्जत की निगाह से देखती है। नेक्स्ट चीज़ क्या बता रहे थे हमें, 200 मिलियन पीपल जो है इंडिया से बाहर भी रहते हैं, एक बहुत बड़ा क्या पॉपुलेशन इंडिया के बाहर रहता है, और रिन्यूमरेशन भेजता है इंडिया के पास। इसका मतलब बाहर से पैसा इंडिया के पास आता है, किसके थ्रू, उस डायस्पोरा के थ्रू, उस पॉपुलेशन के थ्रू। ठीक है, और यही क्या बनाती है, इंडिया को सबसे अलग बनाती है, और इंडिया को बनाती है एक क्या 21st सेंचुरी में एक इमर्जिंग न्यू सेंटर ऑफ पावर। आ रहा है नहीं यार समझ, ठीक है। नेक्स्ट चीज देखो क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव द मिलिट्री ऑफ इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट विथ इंडिजिनस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मेकिंग इट अनदर न्यूक्लियर पावर। ठीक है, अभी हम लोग एक न्यूक्लियर पावर के बारे में पढ़ के आए जिसका नाम था रशिया। ठीक है, और ये है दूसरा क्या, कौन सा, इंडिया। ये बोल रहा है कि इंडिया जो है, अगर हम लोग मिलिट्री की तरीके से देखें इसको, तो मिलिट्रिकली भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। पहले हम लोग क्या करते थे, बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते थे, बाहर से चीज़ें लेकर आते थे, लेकिन अब हमें पता चल रहा है कि हम लोग इंडिजिनस मतलब अपने खुद के बनाए हुए वेपन्स यूज़ करते हैं, हम अपने खुद के बनाए हुए हेलीकॉप्टर्स यूज़ करने लग गए। हम लोग क्या कर रहे हैं, खुद के बनाए हुए सैटेलाइट्स जो है बाहर भेज रहे हैं। इसका मतलब क्या है, हम लोग डिफेंस में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं, और अब हम लोग क्या करने लगे, एक्सपोर्ट करने लगे। अभी फिलहाल हम लोग ये वो चल रहा है ना, क्या कहते हैं, एरो इंडिया का एग्जीबिशन, ठीक है, प्रोग्राम चल रहा है बहुत बड़ा। तो वहाँ पर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग शोकेस कर रहे हैं दुनिया को कि देखो हमारे पास यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें हैं। और रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये भी कहा है कि 75 देशों को हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं क्या, डिफेंस मटेरियल। मतलब इंडिया डिफेंस में भी सेल्फ सफिशिएंट बन चुका है, और यही इसको क्या बना रहा है, यही टेक्नोलॉजिकल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी है हमारे पास, और इंडिजिनस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो हमें स्ट्रांग बना रहा है। और दूसरी चीज़ क्या बोल रहा है, और इंडिया इसी वजह से एक न्यूक्लियर पावर भी है, एक इमर्जिंग न्यूक्लियर पावर भी है, और वर्ल्ड में एक न्यू सेंटर ऑफ पावर भी है। नेक्स्ट चीज़ क्या बोल रहा है, हमारे स्कीम्स के बारे में बात कर रहा है। ये बोल रहा है कि मेक इन इंडिया स्कीम इन टेक्नोलॉजी एंड साइंस इज अनदर माइलस्टोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ऑल दिस चेंजेस आर मेकिंग इंडिया एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ पावर इन द प्रेजेंट वर्ल्ड। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि हमारी स्कीम जैसे मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ठीक है, ये सारी की सारी स्कीम्स क्या कर रही है, इंडिया वालों में बहुत सारा उत्साह, बहुत सारा जोश भर रही है, जिससे इंडिया वाले टेक्नोलॉजिकली, साइंटिफिकली और बाकी फील्ड्स में भी क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी हम लोगों की बढ़ रही है। और क्योंकि हम लोगों की इकोनॉमी बढ़ रही है और हमारा टारगेट $5 ट्रिलियन का है, इसी वजह से इंडिया जो है उसको देखा जा रहा है एज अ न्यू स्ट्रॉन्ग पावरफुल सेंटर ऑफ पावर। ठीक है, आई होप कि इंडिया के बारे में सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। तो और अगर समझ में आ गई है तो हम लोग जल्दी से बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक किस बारे में रहने वाला है। आइए जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करें। और अगर आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा है तो ज़रूर इसको लाइक करिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है लाइक करना, कि जितना ज़्यादा आप लाइक करोगे उतने ज़्यादा लोगों तक ये फैलता जाएगा वीडियो, और लोग जो है इसको देखकर फ़ायदा उठा सकेंगे, लाभ उठा सकेंगे, क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम सिर्फ आपका नहीं है, दूसरों का भी है। ठीक है, आइए जल्दी से आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास है इजराइल। तो इजराइल भी एक एडेड टॉपिक है इस बार इस वाले चैप्टर में हमारे पास। तो इजराइल के बारे में क्या कह रहा है, देखो इजराइल भी लगी रहा है कि मिलिटरीली पावरफुल है काफ़ी ज़्यादा। तो इजराइल के बारे में बता रहा है कि शोन ऑन द वर्ल्ड मैप विथ अ पॉइंटर, इजराइल हैज इमर्ज्ड एज one of the most powerful nations in the 21st century world in terms of science and technology, defense, intelligence, besides economy। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर हम इजराइल की बात करें 21st सेंचुरी में, तो इजराइल सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिकली पावरफुल नहीं है। इजराइल इकोनॉमिकली पावरफुल तो है ही है, इसके साथ साथ ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी क्या है, बहुत ज़्यादा आगे है लोगों से। उसके साथ साथ डिफेंस में क्या है, बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इंटेलिजेंस में क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और यही इसको इकोनॉमी के अलावा यही वो क्या है, पिलर्स है इसके, जिससे एक छोटी सी कंट्री होते हुए भी ये क्या कर रही है, दुनिया पे राज करने का सोच रही है। आई क्या बोल रहा है, सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द बर्निंग पॉलिटिक्स ऑफ वेस्ट एशियन कंट्रीज, इजराइल हैज रीच टू द न्यू हाइट्स ऑफ ग्लोबल पॉलिटिकल स्टैंडिंग बाय वर्च्यू ऑफ इट्स इंडोमिटेबल डिफेंस प्रोवेस, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस,
इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। अब ये क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग इसकी पोजीशन देखें, किसकी, इजराइल की, तो इजराइल की पोजीशन कैसी है? इजराइल जो है एक कंट्री है जिसके आजू बाजू में सारे के सारे अरब नेशंस है, अरब नेशन से। और इजराइल का और पैलेस्टाइन का बार बार झगड़ा भी चलता रहता है, हम लोगों को पता है, ठीक है। पैलेस्टाइन के ऊपर इजराइल ने कब्जा भी कर लिया, ठीक है। और पैलेस्टाइन जो है उसको क्या कर रहा है, जेरूसलम दोनों की कैपिटल है ना। और बार बार लड़ाइयाँ होती रहती है, इजराइल की आर्मी जो है पैलेस्टाइन वाले को मारते हैं, फिर पैलेस्टाइन वाले भी इजराइल आर्मी को रिट्रीट करते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पर कि इजराइल जो है, इजराइल इसने एक छोटे कंट्री से एक बड़ा कंट्री बनता जा रहा है। पैलेस्टाइन को ये क्या करता जा रहा है, ओवरकम करता जा रहा है। और नेक्स्ट चीज़ क्या है इसके बारे में, ये बोल रहा है कि क्या एक नई हाइट पे पहुंच गया है इजराइल। दूसरी चीज़ क्या बता रहा है, पॉलिटिकल स्टैंडिंग इसकी हाई पे है ना, इसकी बात मानी जाती है यूनाइटेड नेशंस वगैरह में, ठीक है। डिफेंस में ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। टेक्नोलॉजिकली नए नए इनोवेशंस करता रहता है, नई नई चीज़ें लोगों के सामने लेकर आता है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन इसकी पीक पर है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है। और एग्रीकल्चर में भी डेवलपमेंट करता है। तो किसी भी फील्ड में इजराइल जो है वो पीछे नहीं हटना चाहता है, ठीक है। ये सारी की सारी बातें बता रहा है ये हमें। आगे क्या बता रहा है, देखिए आगे हमारे पास है कि आगे ये बता रहा है कि क्या sustaining against adversity is the principle with which a small Jewish Zionist nation, that is Israel, is placed in the contemporary global politics in general and the Arab dominated West Asian politics in particular। तो ये क्या बोल रहा है, sustaining against adversity। अब देखिए यहाँ पे पोजीशन देखिए, ये है इजराइल, और इजराइल के आजू बाजू में हम लोग देखेंगे तो इजिप्ट है ना, एक अरब कंट्री है, एक मुस्लिम कंट्री है, ठीक है। इसी के साथ जॉर्डन मुस्लिम कंट्री है, इसी के साथ सीरियन डेजर्ट, ठीक है। सऊदी अरेबिया मुस्लिम कंट्री है, सीरिया मुस्लिम कंट्री है, लेबनान, इसमें मुस्लिम क्रिश्चियंस दोनों है। और यहाँ पर तो क्या वेस्ट बैंक में, गाजा में तो पैलेस्टाइन वाले मुस्लिम्स है ही, ठीक है। लेकिन इजराइल इन सब से घिरे हुए होते हुए भी क्या कर रही है, बढ़ती जा रही है। और इजराइल में कौन लोग रहते हैं, इजराइल में रहते जियोनिस्ट, या इन्हीं को हम लोग कहते हैं ज्यूइश, है ना, यहूदी बोला जाता है इन लोगों को। और ये लोग भी क्लेम करते हैं किस चीज़ को, जेरूसलम को। तो जेरूसलम कंटेस्टेड है। वैसे जेरूसलम तीन अलग अलग रिलीजन्स में कंटेस्टेड है ना। क्रिश्चियंस कहते हैं कि भाई ये क्या है, क्रिश्चियंस कहते हैं कि ये जो है उनका पार्ट है, किसका पार्ट है, क्रिश्चियनिटी का पार्ट है। मुस्लिम्स कहते हैं कि ये इस्लाम का पार्ट है, और ज्यूज कहते हैं कि ये हमारा पार्ट है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है। तो एक अरब वर्ल्ड से घिरे होते हुए भी कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स में ये अपना लोहा मनवा रहा है पूरे के पूरे दुनिया में, और ख़ास करके अरब नेशंस में। और इसी वजह से इसको देखा जा रहा है एज अ न्यू सेंटर ऑफ पावर। कोई दिक्कत आप लोगों को, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर इस पूरे के पूरे टॉपिक में देखते कुछ बचा है कि हमारे पास, तो मुझे तो लगता नहीं है कि कुछ बचा होगा। अगर बचा है तो देखते। अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अड्डा 24/7 के, ह्यूमैनिटीज़ अड्डा 24/7 के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसी इंपॉर्टेंट एडिशनल वीडियोस और इसके अलावा स्ट्रैटेजीज़ और इसके अलावा जो भी वन शॉट रिवीजन वगैरह के वीडियोस हैं, मैं आप लोगों के सामने रोज़ लेकर आता रहूँगा। इस सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए। तब तक के लिए मोइन पठान आप लोगों से कहता है जय हिंद।